तो का है छड़ चुंबक अपन ने बना दई एन ऐसे जो चुंबक बना दई कोई में का खेत दई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये हैं। अगर कोई एक्स जे है तो काबा ने इसे तो एक्स आने ही जाने हैं सुखाबा ने बच्ची के जन्म निकलो चाहते तो जा अपनी माँ से भटक गई फिर जा अभिलंब की ओर झुक गई। देखो आज की क्लास है अपना पढ़ने कक्षा 10वीं विज्ञान। कल हमने एक पार्ट से 5 पार्ट तक की कक्षा 10वीं विज्ञान को रिवीजन करवा दो ना। आज अपना पढ़ने 6 पार्ट से लेकर के पूरी विज्ञान को आज रिवीजन करने वाले अपन। तो सबसे पहले अपने 6 अध्याय से कहा जात हो चित्र। तो न्यूरॉन तंत्र का नामांकित चित्र, जो चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछो भी जात है। तो न्यूरॉन पूछे चाहे तंत्र पूछे, ठीक है। तो जो चित्र बनाने के 4 नाम रख लें केंद्रक, देमिका, कोशिका द्रव्य, एक्सोन, तंत्रिका, एक्सोन का अंतिम सिरा, ठीक है। और ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है और बना देने। अब देखो अंगलोचित्र में मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानव मस्तिष्क को मतलब खोपड़ी भेजा। तो पहले तो अग्र मस्तिष्क के भाग देख लेने और जी कपाल, खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मेरु, रज्जु। तो जो बना देने अपन हम मस्तिष्क को चित्र बना वो सीख लेने और फिर अपन अग्र मस्तिष्क के बारे में सब चीज़ें जानने तन थोड़ी थोड़ी। तो ये लिख दिए हमने ग्रंथियों के नाम, उनके हार्मोन, उनके कार्य का, कौन मस्तिष्क कौन ग्रंथि का कार्य करा, ठीक है। तो जी एक बार पढ़ लेने। अब देखो अपना अब आ जाती की बात अपना अध्याय 6। तो 6 पे अपन सीखने के मानव जीव जनन क्या सिखाते जो है ना अपना 7 अध्याय है ना। तो इसे अपना चित्र सीखने मादा जनन तंत्र। ये मादा जनन तंत्र देखने आओ अमीबा में द्विखंडन, हड्डा में मुकुलन, पुष्पिकानुदेह का नामांकित चित्र। इन 4 चित्रन में से एक चित्र पूछने लगा पेपर में, ठीक है। तो जो है मानव जनन तंत्र का चित्र, ठीक है। अब यही पार्ट से एक पूछने लगा 2 नंबर में प्रश्न, ठीक है। का पूछने लगा 2 नंबर में। तो 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछने लगा वे पूछने लगा कैसे कि माँ के शरीर में गर्भाशय को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो संरचना का नाम बताएं जिसके द्वारा गर्भाशय शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है और उसके कार्य लिखिए। तो प्लेसेंटा के कार्य लिखिए या अपरा के कार्य, ठीक है। प्लेसेंटा या अपरा। तो माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। इसके लिए माँ के गर्भाशय की भित्ति में धसी तरनुमा संरचना होती है जो प्लेसेंटा कहलाती है। यह भ्रूण को माँ की गर्भाशय से पोषण करता है। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रुधिर से करता है। जी की का होगा कार्य प्लेसेंटा के हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग, कायिक प्रवर्धन मतलब काट के लगा वो पेड़ पौधे, ठीक है। तो जो कायिक प्रवर्धन है द्विखंडन के विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है जी अंतर लिखे, ठीक है। तो अंतर एक भी पढ़ लेने। और जो है पुष्प के अनुदेह काट का नामांकित चित्र जो अभी कहा है मोस्ट है, जो कहा है मोस्ट क्वेश्चन चित्र जो हैं। और जो अभी ये क्वेश्चन कहा है मोस्ट क्वेश्चन है और जो मोस्ट एक जो चित्र है ये होगा इके चित्र 2 ठीक है और इके क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो के 8 अध्याय को नाम का अनुवांशिकता का 8 अध्याय को नाम अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता से मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। लिंग निर्धारण में एक्स एवं वाई की भूमिका क्या है, आलेख दोबारा स्पष्ट कीजिए। मानव मनुष्य में
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखो तो जो कहा, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती है जिन्हें एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहते हैं। स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में XY तथा वाई गुणसूत्र होता है। युग्मको अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में XY गुणसूत्र है तो युग्मक में 2 XY गुणसूत्र होंगे तथा वह नर शिशु में विकसित होगा। ठीक है, जो चित्र से बता दो क्या कहा, ई की XY गुणसूत्र ये हैं। अगर ई कोई X जे है तो काबा ने इसे तो X नहीं जाने हैं, सुखाबा ने बच्ची के जन्म उज्जैगा इसे Y गुणसूत्र जे है तो इसे तो X नहीं है, तो लड़का को जन्म उज्जै थे। रंग दे जो लाल रंग है ई को तरंग दे सबसे ज्यादा रहे। ठीक है, हैं? ठीक है, तो चित्र से समझा देने, चित्र से अच्छे समझ में आ जाता। अब आ जाता अपनों का 9 अध्याय। तो 9 अध्याय को नाम का है कक्षा 10वीं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो ये ना पाठ को नाम। तो देखो पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, जो कहा है मोस्ट क्वेश्चन है जो। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जो कहा है एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस 2 निकाह विकलांग जो सूत्र है, जैसे फोकस 2 निकाह के भी देखी। ठीक है, हम वार्णों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देती है? तो हम वार्णों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्यता के रूप में वरीयता इसलिए देती है क्योंकि ये सदैव छोटा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। ठीक है, यही से अपन का वर्णन में उत्तल दर्पण को यूज करें। अब कहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्र त्रिज्या दी गई ना। तो वक्त दिया है उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या, तो अपन फोकस दूरी को सूत्र लगा के फोकस दूरी निकाल ले अभी। ठीक है, अब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो है अधिकतम है। हीरा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम है और हीरे में प्रकाश की चाल का मान काफ़ी कम है, अतः प्रकाश की हीरे से चाल उसकी निर्वात में चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का 1/2.42 गुना है। ठीक है, तो हीरे को अपवर्तनांक पूछे तो जो है का 2.42। ठीक है, अब है क्या किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन का है मोस्ट पूछिए जा, जो क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन पूछे जान रहा है और जो भी क्वेश्चन मोस्ट है। अब देखो किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता के बराबर है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात एक डायोप्टर बराबर का हो 1 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी दे रही लेंस की क्षमता को सूत्र का P = 1/f मीटर में। ठीक है,
तो अपन ने जो सूत्र में रख दी ये क्षमता फोकस को ऐप को मान, तो जा आ गई अपनी फोकस दूरी पी, लेंस की क्षमता आ गई ना। क्षमता लेंस की यहाँ डायोप्टर में नापी जाती है, इसे डायोप्टर से प्रदर्शित करें। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ज़्यादा ही गई। ठीक है, तो लेंस की क्षमता दे दी, फोकस दूरी को लेंस की क्षमता को लगा था अपन ने, सूत्र निकाल गई ना फोकस दूरी। तो अतः चूंकि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है ना ऋणात्मक, इसलिए अवतल लेंस अब सारी लेंस है ऋणात्मक। जब तो माइनस को चल रहा है तो कहा रहे अवतल लेंस रहे। ठीक है, अब कहा है अपना ये हमने लिख दिया था सूत्र में कि लेंस की क्षमता का सूत्र जो वाला हो, दर्पण सूत्र जो वाला है, और लेंस का सूत्र जो वाला है। ठीक है, दर्पण सूत्र में तो रहे प्लस और लेंस सूत्र में तो रहे माइनस, तो अंतर रहे दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में, तो याद रखने। मोस्ट क्वेश्चन फिर कहा जात प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखो हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कहा है जो अपन ने चित्र बना रहा कि जब प्रकाश किरण आपतित हुए तो पे चिकनी सतह टकरा के जा परावर्तित हो जाए। ठीक है, कछु दिख गए नहीं जाना। आई आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जिन नियम होगा परावर्तन के, आपतित किरण का कोण सदैव परावर्तित किरण के कोण के बराबर होता है। ठीक है, आई बराबर कार्य है आर। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो हमने कहा बताओ तो कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि अब दूसरे में हमने कहा लिखो तो पॉइंट हुई कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक अभिलंब विरल माध्यम से जा कहाँ गई, सघन माध्यम में गई ना, तो जा अभिलंब की ओर झुक गई थी। जब अब सघन माध्यम है ना जो सघन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब जो है ना इसे कहा हो गई या बहुत दूर हट गई। जित तो इमें हो थे ना वही ये थे अपन लिख दाई थे, जो कछु लिख दाई तो ये थे कह दाई। जो जब प्रकाश किरण आपतित भाई जा अपने मार्ग से भटक गई ना, जब सीधी नहीं गई जा, अगर सीधी जाती तो जैसे निकल चाहते तो जा अपने मार्ग से भटक गई, फिर जा अभिलंब की ओर झुक गई, फिर अभिलंब से दूर हट गई। जो चित्त से समझा देने। ठीक है, कांच के का गुटके से प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हो, तीनों एक ही तल में है ना। और प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की जया अपवर्तित कोण की जया के बराबर होती है। अब देखो गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो कहा है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है वह गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे गोली दर्पण है जो है अपन ने यहाँ इतना से काट दो तो इको जो केंद्र है जो का कहा है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो अगला अध्याय माना नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इको पहला क्वेश्चन का है मोस्ट क्वेश्चन है जो
के सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें को दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हो जा पाती है, इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इस कारण सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अगर अपन सुस्पष्ट देखना तो कुछ भी चीज़ कहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे करने हैं, ठीक है। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए। तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणें में प्रकाश के किरणों में अपवर्तन के कारण औसत परिवर्तन न होने के बराबर होता है, इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति हमारे लिए इस तरह होती है तथा ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीक नहीं होते हैं, ठीक है। अब किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, ठीक है। ये होगा अपने कारण साथ निवारण। अब देखो अगले क्वेश्चन जो तो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अध्याय है, ठीक है। बाण विक्षेपण किसे कहती है? चित्र दोबारा समझाइए या कांच के पेज में दोबारा श्वेत प्रकाश का बाण विक्षेपण लिखिए। प्रकाश का बाण विक्षेपण, ठीक है। तो वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप श्वेत प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकाश का बाण विक्षेपण कहलाती है। चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म पर डालती है तथा प्राप्त वर्णक्रम को पर्दे पर लेती है, तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम में 7 रंग है। देखो है ना, जो सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश के हटाई प्रिज्म पे डाली तो प्रिज्म पे का भाई दे जानी हैप्पी नाला 7 रंग बने ना, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। अब इनमें पूछने लगा कि लाल रंग का तरंग दे जो लाल रंग है इसको तरंग दे सबसे ज्यादा रहे, ठीक है और बैगनी रंग को तरंग दे सबसे का रहे कम, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र जो अभी मोस्ट क्वेश्चन है। तो जब प्रिज्म बना था ना अपन ने इवे प्रकाश अपन ने डालो प्रकाश के अंट जाते कहा भाई अपवर्तित भाई और निर्गत हो गई। जो नेता पे कोण बने जो का कौन सा कोण बन जे है विचलन कोण, ठीक है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कोण को विचलन कोण कहते हैं। जी अपन चित्र से अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है यह अध्याय के लिए मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है। ई के लिए 10 अध्याय के लिए जो चित्र का है बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट। अब देखो आगे का है मानव नेत्र का नामांकित चित्र जो भी का है मोस्ट चित्र है। कैसे यह अध्याय से 2 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, यही क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट है और यही पूछे जात। तो मानव नेत्र को जो यहाँ से बना दें चित्र, ठीक है। क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, पुतली और स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, ठीक है। पक्षमावी पेशियाँ, दृष्टिपटल और दृक तंत्रिका कंचाव द्रव, ठीक है। ठीक है, नया से यहाँ से जो भारी रात हो द्रव, ठीक है। अब देखो जो अपना होगा इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो प्रकाश के बाण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। अब है अपना 11 अध्याय का है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा पढ़ना, लाइट करंट। तो करंट पढ़ने ना, तो सबसे पहले समझो विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट करने को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। ओम का नियम, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, अब किसी विद्युत बल्ब के तंतु से जो अपन निकालो तो जो कछुदा होगा वो धारा दी गई तो धारा लिख लाई, और टी समय होगा तो समय लिख ला, और आवेश बराबर क्यू बराबर का हो तो आवेश बराबर आई टी। धारा और समय दोनों को क्या करो? गुणा। तो अपन ने गुणा भाग करा था। ठीक है, ये का लिखवा जाते हमने विद्युत परिपथ। जितने भी विद्युत परिपथ पूछन ला 2 3 4 या पूछे इनमें से तो तुम्हें लिखने आए। ठीक है, का लिखने आए 2 3 पूछन ला कि विद्युत परिपथ लिखिए। जैसे भी दे दे बैटरी बनाओ तो बैटरी को जो चिन्ह तुम्हें बनाने आए। अगर भी कहें कि वोल्ट मीटर बनाओ तो वोल्ट मीटर के लिए आता है जो बनाने आए। ठीक है, अब कहा आगा अपना, अब आगा अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तार की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समान आकार के किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जितनी दूर ले जा उतनी ज़्यादा का हो जाए, लाइट कम हो जाए, प्रतिरोध का से बढ़ा जात हो। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर जितनी अच्छे तार मोट हो जाए डोरी को तो कार्य है लाइट उतनी अच्छी है तो प्रतिरोध कार्य है कम। ठीक है, तो 2 लिख देने अपना। ठीक है, पेश ने अब परिपथ किसे कहते हैं? ठीक है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं समझाइए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए तो लगे हुए को ऑफ कर दिया जाए तो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ये यहाँ का विद्युत परिपथ कहते हैं। विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर सूत्र का होता किया गया कार्य मतलब W, ठीक है, बटक आवेश Q। तो इसका ऐसा ही मात्रक का वोल्ट है। विभवांतर को ऐसा ही मात्रक का होता वोल्ट। अब देखो, अब है अपनों का 12 अध्याय कक्षा 10 विज्ञान को। अब आगा अपनों 12 अध्याय। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और चुंबकीय प्रभाव सबसे मोस्ट क्वेश्चन का है अपना आंसर के किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो का है क्षण चुंबक अपन ने बना दी, यानी ऐसे जो चुंबक बना दी कोई में का खींच दी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच दी। इनमें खींचा तो बन जाए ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और जी का करने नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आउट भाई दिखाई दो चाहिए। ठीक है, का भाव चाहिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। एक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। देखो उत्तर से प्रकट हो रही और दक्षिण पे
विलीन हो जाए। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपना दिखाई नहीं देत होती, काल्पनिक होती। जैसे अपन चुंबक में अपन देख भी तो अपना जी दिखाए ना, नहीं दिखा दी ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिन कर रहे हैं, जो टकरिया है ना एक दूसरे पे, जी अलग अलग जो हैं, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वाक्य बनाती हैं। और जी घूम घाम के आगे का बना है, बंद वाक्य बनावती ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वाक्य बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के पास पास तथा चुंबकीय क्षेत्र के दूर दूर होती हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र कमा जे है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का हो जैन के बीच में गैप बड़ा जे है, ठीक है। तो जो हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के जे हो तो गुण। अब देखो हैं, अब देखने अपना फ्लेनिंग के बाएं हाथ को नियम और दाएं हाथ को नियम। तो जो फ्लेनिंग के बाएं हाथ को नियम, बाएं हाथ के नियम में देखो, फ्लेनिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या बताया जाए, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी माध्यिका और अंगूठा का, बाएं हाथ जो है ना, इके तर्जनी माध्यिका और अंगूठा ऐसा कह दो, परस्पर लंबवत फैला तो तर्जनी, देखो तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जा वाली तर्जनी और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक के में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर गति के अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को आरोपित करेगा। विद्युत जो जा है तर्जनी जका करे विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा विद्युत जो बल लगे उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। जो भाई याद रखनी होती में है। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या बाएं हाथ को दाएं हाथ को नियम, ठीक है। किसी विद्युत जी एक नियम पूछे इनमें से मोस्ट है, जो क्वेश्चन दो ही, या तो बाएं हाथ को नियम पूछे या दाएं हाथ को। किसी विद्युत धारा के विद्युत धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से पकड़ नहीं पाए, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तथा अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहे, ठीक है। इनमें जो बताया कि दाएं हाथ से अगर अपन चालक तार पकड़े भी तो जो उंगलियां हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित का है, और जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र बना देने और समझा देने। देखो आपका है हमारा पर्यावरण, लास्ट अध्याय बच्चों अपना हमारा पर्यावरण 13 अध्याय। अभी इसे देखो क्वेश्चन देखो कौन कौन जरूरी हैं। ऐसे दो तरीके बताएं जिनसे जैव और अजैव पदार्थ को प्रभावित करते हैं। तो जैव तरीका जो लिखे और जी अजैव तरीका लिखे, ठीक है। अब सर्वहारी प्राणी कैसे कहते हैं, वे प्राणी जो पदार्थ उत्पादन तथा दूसरे जानवरों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वहारी प्राणी कहते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब परितंत्र क्या है, इसके दो प्रमुख घटकों की सूची बनाइए। परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, तो परितंत्र किसे कहते हैं, जो कैसे भी प्रकार से पूछे, जो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र कहलाती है। इसके दो प्रमुख घटक हैं, जैव घटक घास वृक्ष विभिन्न जंतु, अजैव घटक में भौतिक कारक जैसे ताप वर्षा वायु मृदा पहाड़ एवं खनिज इत्यादि, ठीक है। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को नष्ट कर दे, तो जो कारण लिखो, ठीक है। क्या एक पोषी स्तर के जीवन नष्ट कर दे तो दूसरी भी पोषी के स्तर के जीव का हो जात बढ़ जात हो, इनसे उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए। और जो ही बता दो ना हमने इनमें भोजन नहीं मिल, और जब एक प्रकार के पोषी की मात्रा बढ़ जाए तो उन्हें भोजन ना मिल पाए,
इसे कहा ये दिग्गत ही दिग्गत है पर्यावरण की लाने। अब देखो हमारा पर्यावरण से मोस्ट क्वेश्चन का है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में सल्फर नाइट्रेट की ऑक्साइड व अन्य गैस वर्षा जल के साथ क्रिया करके अम्ल रूप में बरसती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे CO2 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर व नाइट्रोजन के एकाधिक हो जाती है जल वाष्प जब संगठित होकर वर्षा के रूप में इन रासायनिक गैसों से क्रिया करके घुलित अवस्था में पृथ्वी पर गिरता है तो अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पृथ्वी की वायुमंडल 1500 किलोमीटर की दूरी पर का है ओजोन परत है ना। तो ओजोन एक ऑक्सीजन को ही एक रूप है जो पढ़ लेने अच्छे से, ठीक है। O3 और जी ओजोन परत का परितंत्र पर प्रभाव लिखो। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है जो लिखो, ठीक है। हम समझा तो चुके ही थे पूरा। अब है का ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। तो ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। तो मानव के अनेक क्रियाकलापों एवं कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल में एकत्रित होकर विशाल परत बनाती हैं जो पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में वापस नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तापमान का सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर कर विकलाएं वृक्षों की अत्यधिक कटाई हो रही, इसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कक्षा 10वीं विज्ञान की पूरी जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वे सभी क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना। पढ़ा था। आज को जो वीडियो कर रहा है ताई पे एंड, और आशा है कि आप सब कक्षा 10वीं की परीक्षा विज्ञान की परीक्षा में जो वीडियो बहुत ज़्यादा काम आ है। और अगर जो वीडियो आप सब पढ़ावे को अच्छा लगा हुए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लाने हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय, जय राम जी की।